किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड करना है तो सबसे पहले स्पीड जानने से पहले आप क्या जानो कि स्पीड से पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी ही स्पीड बेसिकली होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है भाई कि हमें पता है कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो भाई इससे ये कट जाता है और जो हमारी आर की वैल्यू आती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। बच्चों ये हमारा रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। रेडियस बहुत मैटर करता है अगर आप एनर्जी फाइंड करने जा रहे हो या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करने जा रहे हो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में ई, यहाँ पे जेड होता है एटॉमिक नंबर, एम के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एम होता है मास और बी होती है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, कौन सा? तो हमने पढ़ा है L इज इक्वल टू एम वी आर। ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है एन एच अपॉन में 2 पाई की। तो अगर मैं इन टर्म्स को यहाँ पे रिलेट करूं, इक्वेट करूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो। अच्छा ये तो पता होगा क्या होता है? L हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन में ध्यान से पढ़ा था। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच, याद रखना है बेटा एन है। आर की वैल्यू निकालो तो क्या लिख सकते हैं एन एच और अपॉन में एम वी और 2 पाई। सोच के बताओ, आर को मैंने यहीं पर रखा, एम वी को नीचे लेके आ गया, बस ये हमारा एक आर का फॉर्मूला और आ गया। और अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बना दूं, इसको इक्वेशन 1 बना दूं, तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आर में देखो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी का वी है, तो वी फाइंड कर सकते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे? लिखो फ्रॉम 1 and 2। अब लिख दो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में एम वी 2 पाई। ठीक है भाई, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने निकाला है क्या है? ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स था हमारा, और ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे थे, उनको जब हमने इक्वेट किया तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होकर आया है। ये कैसे आता है? तो आपको पता है कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन, पूरी बात समझ लो बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रोटेट कर रहा होता है तो सेंटर से लगता है अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में, और दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे के। जो बैलेंस करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लेता है और दोनों का फोर्स बराबर हो जाता है। इसीलिए दोनों फोर्स को हमने इक्वेट करके फॉर्मूला अप्लाई किया है कि Q1 Q2 होता है, तो हमारा Q1 जो होता है ZE, दोनों को मिला के हमने यहाँ पर रख दिया ZE स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा आगे इक्वेट करते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या समझ में आएगा कि स्क्वायर से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ आपको दिखाई देगा के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में यहाँ से n और यहाँ पे h इज इक्वल टू b। तो गाइज ये आपका वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर आई है, ये आपकी हो जाएगी क्या? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको समझिए पहले ध्यान से। हमारे पास जो रेडियस आया था, रेडियस ये वाली, इस रेडियस में अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, रेडियस मिल जाएगा किसी और टर्म। देखिए हमारे पास क्या है, हमें किसी भी डेरिवेशन में क्या करना होता है, हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कम से कम कर सकें। देखो तो हमारे पास जो r की वैल्यू है बच्चों, क्या आई थी? यहाँ पे ये आ गई थी के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में एम एम एम। अब जो v की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में डालता हूँ, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। तो 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एन एच, एन और एच, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको ब्रैकेट में डाल दिया स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर के फॉर्म में था हमारा, वी स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी के, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो सिंपल तरीके से समझ लो, के जेड स्क्वायर ऊपर कैसे लिख दिया मैंने, नीचे लिखा मैंने एम। अब इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, के का हो जाएगा के स्क्वायर, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर, ई का हो जाएगा ई की पावर 4। ऊपर जाके इसको लिख देंगे क्या कि एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। आई बात समझ में?
यहाँ तक क्लियर है? बस यही तो सॉल्व करना था। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसमें r इज इक्वल टू कुछ कटेगा, देखो के स्क्वायर से के कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड कट जाएगा, ई की पावर 4 से ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा? एन का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर अपॉन में 4m पाई का स्क्वायर के जेड ई की पावर 2। ये हमारा जो है एग्जैक्ट क्या आ गया आपके पास? रेडियस ऑफ द आ गया। क्या? रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। क्या आ गया? रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। क्या आ गया आपके पास? रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आ गया, ठीक है भाई। क्या आ गया? रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आ गया आपके पास। याद रखना है ये जो रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम है यूज करेंगे। फिर से लिखते ध्यान देखो एक बार, क्या है भाई? तो R इज इक्वल टू, आप ध्यान से देख लो यहाँ पे R, अभी आप समझने वाली बात क्या, ध्यान से देखो। जो हमारे पास R है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो NH, N मतलब क्या? बेसिकली हमारा नंबर, एटॉमिक नंबर मान लो, ऑर्बिट नंबर मान लो। H हमारे क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 पाई, ये सारे के सारे टॉपिक्स में क्या है? बेसिकली हमारे कांस्टेंट है, एक n को छोड़कर, n पावर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो इसको तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R ऐसे लिख लो, प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, ठीक है भाई। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो बाकी टर्म है सारे के सारे, ये जो बाकी टर्म आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आप ध्यान से देखो, अगर ये सारे के सारे, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, तो ये जो टर्म कांस्टेंट है, इनकी एक फिक्स वैल्यू आएगी हमारी, कोई ना कोई आएगी, राइट। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस आया, रेडियस क्या आ जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जो रेशियोज हमारे आएंगे ऑर्बिट्स के, वो क्या आ जाएंगे? तो आ जाएगा 1:4, रेशियो 9, रेशियो 16 एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहाँ पर ध्यान से समझ, R ऑर्बिट का या R जो आएगा वो 1/4 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे, तो बोलेंगे क्या? इनको क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बोलेंगे हम इनको। क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है डिसाइड करेगा कि किस ऑर्बिट में कितनी होगी। एक चीज और समझना, R नोट हो जाता है। अब ध्यान समझना इस चीज को, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई। अब इसको ध्यान समझो, आप यहाँ पे R आया, R इज इक्वल टू क्या हो गया? n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई m के स्क्वायर z स्क्वायर के जेड स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये था हमारा। देखिए यहाँ पर क्या देखोगे आप, जो हमारा R है इसमें से अगर मैं बोलूं, किसके लिए बोलूं? 4 n इज इक्वल टू 1। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को पता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसको हम R को R नॉट मान लो बोलते हैं, तो R नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? अब देखो यहाँ पर कुछ चीज समझना, यहाँ पे H जो होता है उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 9.11 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा? -31। इन सब की वैल्यूज होती है। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। ऐसे सब की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 10⁻⁻19। ये सब की हमारी वैल्यूज है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता है 3.14। पाई स्क्वायर बेसिकली 9 के बराबर हो जाता है। तो जब इन सबकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली हमें? R की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों आपको मिल जाएगी क्या? ये हो जाएगा कि 5.3 इंटू 10⁻11, ठीक है, मीटर में आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सही तरह रीअरेंज करोगे तो R इज इक्वल टू R नोट की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.53
और इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम आर नोट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। और ये आपकी आर की फाइनल वैल्यू आ गई। क्या हो गई? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर सबको? तो ये जो वैल्यू आपको आई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं।